राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नए सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 10 में जो नया एनसीईआरटी का सिलेबस लागू हुआ है, आज हम उसकी पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 और उसका भाग नंबर 2। कि भाग नंबर 1 जो वीडियो था उसमें हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया था, जिनके अंदर हमने ये सीखा था कि प्रतिस्थापन विधि को कैसे हल किया जाता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके वो वीडियोज भी देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे भाग 2, उसके अंदर हम पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन, जिसके अंदर 6 पॉइंट दिए हुए हैं। और ये जो 6 पॉइंट है, इनमें क्या करना है, हमें पहले तो 2 रेखिक समीकरणें बनानी है, उनकी स्थितियां दी हुई होगी प्रश्न के अंदर, और फिर समीकरण बनाने के बाद हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, जबकि प्रतिस्थापन विधि हमने सीख रखी है। तो आज वाले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो समीकरण कैसे बनाते हैं, रेखिक समीकरण। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार की जो समस्याएं आती है वो सीखना है, और प्रतिस्थापन विधि को इन क्वेश्चनों को हम इसी विधि से हल भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए। कि आपको इस हिसाब से समस्याएं दी हुई होगी, आपको पहले क्या करना है, रेखिक समीकरण युग्म, मतलब कि 2 रेखिक समीकरणें बनानी है और इनके हल प्रतिस्थापन विधि से द्वारा ज्ञात कीजिए। और समीकरणें बनने के बाद इन जो समीकरणों के हल है वो प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करने हैं। तो प्रतिस्थापन विधि को हमने अच्छे से लैंग्वेज में लिख कर किया था कि प्रतिस्थापन विधि समीकरण बनने के बाद हल कैसे होती है। तो आज हम सबसे पहले तो यही देखते हैं कि समीकरणें कैसे बनानी है इनकी। तो देखो, अब पहली जो समस्या है या फिर जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। कि 2 संख्याएं हैं जिनका अंतर कितना है, 26, और एक संख्या, तो ये स्थिति होगी, एक तो कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक स्थिति समझ में आ रही है। दूसरी है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। एक संख्या है वो दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुणी। तो पहले लिखते हैं स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट क्या बन रही है कि 2 संख्याओं का अंतर 26। अब देखो, हम मान लेते हैं कि माना पहली संख्या तो x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। अब स्थिति फर्स्ट है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। जैसे देखो, मान लेते हैं कि राम और श्याम, इन एक के पास 100 रुपए और एक के पास 50 रुपए। मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों के बीच रुपयों का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर 50। कैसे हुआ, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ या फिर एक में से दूसरी घटा लो। तो इसमें से ये घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा, 50 का। तो अंतर कैसे पता चलता है कि एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाते हैं तब इसका अंतर पता चलता है। तो ये बोल रहा है कि अंतर 26 है। इसका मतलब एक संख्या में से दूसरी संख्या यदि मैं घटाता हूं, x में से y घटाता हूं, तब अंतर कितना आ रहा है, 26। तो ये होगी हमारी समीकरण नंबर 1। दूसरी की बात करें तो स्थिति सेकंड देखो, स्थिति सेकंड में ये बोल रहा है कि मैं लिख दूं x बराबर y, ये दोनों बराबर है। आप बोलोगे नहीं, क्यों नहीं है, कि ये बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। तो यदि मैंने पहली संख्या माननी है तो पहली संख्या इस संख्या की क्या है, 3 गुणी। तो ये तो पहले से 3 गुणी है, बल्कि मैंने इनको बराबर लिखा है। तो ये तो बराबर कब होंगे कि ये तो 3 गुणी पहले से है। यदि मेरे को इन दोनों को बराबर करना है तो क्या करूंगा, या तो मैं इसको 3 से गुणा कर दूंगा और या फिर मैं इसमें 3 का भाग दे दूंगा। तो दोनों काम कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको 3 से गुणा कर दिया। तो x बराबर क्या आ गया, 3y। अब यदि समीकरण बनाए तो x माइनस 3y बराबर क्या जाएगा, 0, क्योंकि इधर और कुछ था नहीं। तो ये बन गई समीकरण नंबर 2। अब बस समीकरण 2 हमारे पास आ गई। अब हमें इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करके और हमें ज्ञात करना है कि दोनों संख्याएं कौन कौन सी है। तो प्रतिस्थापन विधि हमें याद है कि क्या करना है, दोनों में से किसी भी एक समीकरण को जो आपको अच्छे लगे उस समीकरण से एक चर x या y का मान निकालो और उसके अंदर रख दो। तो आपको याद होगा इस फर्स्ट स्टेप के अंदर किया था। तो मैं क्या लिखूंगा, समीकरण 2 से x का मान निकालने पर, तो समीकरण 2 से मैं x का मान निकालूंगा, क्या आएगा, x बराबर x माइनस 3y बराबर 0 है। तो ये 3y इधर प्लस का इधर आके, सॉरी इधर माइनस का इधर आके प्लस का, तो x बराबर क्या आ गया, 3y। x का मान हमारे पास आ गया 3y। दूसरा हमारा स्टेप क्या था कि जो भी मान आपने यहाँ निकाला है जिस भी चर का, वो बची हुई समीकरण या फिर दूसरी समीकरण के उसके स्थान पर रख देते हैं। तो मैंने इस समीकरण से निकाल दिया x का मान, तो इस समीकरण में x के स्थान पर रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब x का मान हम रखते हैं समीकरण 1 में, तो x की जगह क्या हो जाएगा, 3y
माइनस वाई बराबर कितना 26। तो यहाँ देखो 3y में से 1y गया, 3y प्लस का 1y माइनस का, तो 2y बराबर कितना आया 26। तो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y बराबर कितना आ जाएगा 26/2। तो y बराबर हमारे पास आ गया 13। अब y का मान तो हमारे पास 13 आ गया, हमें x और y दोनों निकालने थे। तो तीसरा हमारा जो स्टेप था वो क्या था कि जो भी चर आपके पास आ गया है उस चर को पहली या दूसरी दोनों भी समीकरण में कहीं भी उसका मान रख दो, जो आपको अच्छा लगे उस समीकरण में रख देंगे। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा कि y का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, तो मैं रख देता हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो, तो x माइनस वाई की जगह कितना रखना है 13 बराबर 26। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 26 तो इधर है, ये माइनस का इधर आके प्लस का, तो x बराबर क्या आ जाएगा 26 + 13 39 39। तो x का मान 39 और y का मान 13। तो मैं जो दो संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो पहली तो संख्या हो जाएगी x 39 और दूसरी संख्या y 13। तो हम लिख देंगे अतः पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 होगी, दूसरी संख्या 13 होगी। तो ये था तीसरे क्वेश्चन का पहला पॉइंट। चलिए अब करते हैं इसका दूसरा पॉइंट। तो दूसरा क्वेश्चन है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, कि दो संपूरक कोण हैं उनमें से बड़ा जो कोण है वो छोटे वाले कोण से कितना है 18 डिग्री अधिक है। अब दोनों का खुद का मान पता नहीं है, लेकिन जो बड़ा कोण है वो छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब उन दोनों संपूरक कोणों का हमें मान ज्ञात करना है। तो मैंने मान लिया, मानना बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री है। अब हमें इसमें से दो स्थितियां हमेशा चाहिए होती है, लेकिन यहाँ आपको स्थिति मेरे हिसाब से दिखाई दे रही होगी साफ साफ। तो एक ही स्थिति है, ये एक ही स्थिति है कि बड़ा और छोटा कोण 18 डिग्री अधिक है, लेकिन इसमें स्थितियां दोनों हैं। देखो कहाँ है, पहली स्थिति हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, ठीक है। ये सब भी लिखना होता है ताकि एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन चेक करे तो उसे ऐसा लगे कि हाँ भाई बच्चा है जो सीख के आया है, उसे चीजें पता है। ऐसे नहीं है कि एक रटंत विद्या वाला पैटर्न होता है, ठीक है, टीचर ने पढ़ा दिया क्योंकि पहले स्थिति ये बन गई, दूसरी ये बन गई, अब क्यों बनी ये पता नहीं हो, तो इसलिए हम पहले लिख देते हैं कि चूंकि ये जो चूंकि का साइन है, ये साइन तो होता है चूंकि का, और जो ये साइन है ये होता है इसलिए का, ये साइन होता है चूंकि का, ये साइन होता है इसलिए का, ठीक है। जब एक टिक्की नीचे हो तब तो चूंकि, और जब ये एक टिक्की ऊपर हो तब इसलिए। अब देखो, तो हम जानते हैं कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो दोनों कोण संपूरक कोण होते हैं। अब देखो, ये बात हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इसकी दो स्थितियां ढूंढ पाएंगे। तो देखो, अब इसने बोला कि दो संपूरक कोण, एक बड़े वाले को हमने x मानना है, छोटे वाले को y मानना है। तो क्या होगा, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मतलब है x और y मिला के कितने होंगे 180 डिग्री। यदि इन दोनों कोणों का योग 180 होगा तभी वो दोनों कोण क्या होंगे संपूरक। और अगले ने बोला है कि ये जो दोनों कोण है वो आपस में क्या है संपूरक है। तो अब हमें पता चल गया कि भाई इन दोनों का योग कितना है 180 डिग्री। दूसरी स्थिति जो साफ साफ है, दिखाई भी दे रही है दूसरी स्थिति, तो किसने साफ साफ बोल रखा है कि छोटा कोण बड़ा कोण, तो बड़ा कोण कौन सा है x और छोटा कोण कौन सा है y। अब मैं मान लेता हूं कि ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। ये बोल रहा है कि बड़ा कोण 18 डिग्री अधिक है, तो ये पहले से अधिक है, x है ये 18 डिग्री पहले से अधिक है, जबकि हम इसे बराबर कर रहे हैं तो बराबर नहीं है। तो इसके लिए यदि बराबर कब होंगे कि या तो इसमें से 18 माइनस कर लो, ये 18 डिग्री अधिक है तो या तो इसमें से 18 माइनस कर लो या फिर इसमें 18 जोड़ दो। तो हम क्या करते हैं, इसमें 18 जोड़ देते हैं। अब ये दोनों बराबर है, ये 18 डिग्री ज़्यादा था, इसको 18 मिल गए तो ये दोनों क्या हो गए
बराबर। अब देखो, अब यहाँ से सीधा x का मान निकल रहा है, लेकिन इसको समीकरण में लिखना जरूरी है। x माइनस वाई बराबर क्या बचेगा, ये y प्लस का इधर आके माइनस का और बचेगा 18। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब वही बात समीकरण बनानी थी, अब हमें इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कर देना है। तो मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ से लिख लेते हैं। कौन दूसरे समीकरण लेते हैं कि समीकरण 2 से x का मान निकालने पर, अब देखो समीकरण 2 से x का मान यही आएगा कि x बराबर ये y इधर माइनस का इधर जाके प्लस का, देखो 18 पहले से है, y इधर आके प्लस का हो गया, तो x का मान आ गया हमारे पास ये। अब हमें क्या करना था, दूसरा स्टेप था कि ये जो मान है उसको बची हुई समीकरण में, तो इस समीकरण से ये मान आया तो इस समीकरण में इस मान को रख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण एक में रखने पर, देखो एक में रखने पर, तो x की जगह क्या रखना है हमें 18 प्लस y, और ये एक y पहले से है यहाँ पे, बराबर कितने हो गए 180 डिग्री। अब देखो 18 प्लस y और y कितना होया 2y बराबर 180 डिग्री। तो 2y बराबर कितना आएगा 18 प्लस का इधर आके माइनस का, तो 180 में से घट जाएगा 18 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे 2y बराबर 180 में से 18 गया कितना 10 से 8 162 162 डिग्री, कितना हो जाएगा 162 डिग्री। ये कौन है इसलिए डिग्री लगा देंगे इनको इन पर, ठीक है। अब देखो, अब y की वैल्यू चाहिए तो y बराबर कितना आएगा 162/2, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 162 में 2 का भाग दे तो 81 डिग्री। अब y की वैल्यू आ गई 81। अब हमें x की वैल्यू और निकालनी है, तो तीसरा स्टेप क्या कहता है कि जो भी आपने चर का मान निकाला है वो दोनों में से किसी भी समीकरण में, एक समीकरण में इसका मान रख देंगे। तो मैं y का मान दूसरे समीकरण में रख देता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो x माइनस y की जगह कितना है 81 मतलब 81 बराबर 18, तो x बराबर क्या आ जाएगा 18 इधर है, ये 81 इधर माइनस का इधर आके प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी आई 189 मतलब कि 99 डिग्री। x बराबर कितना आ गया 99 डिग्री। हमें यही करना था, दोनों कोणों के मान ज्ञात करने थे। तो बड़ा कोण था वो तो आ गया 99 डिग्री और छोटा कोण आ गया 81 डिग्री। तो लिख देंगे अतः बड़ा कोण 99 डिग्री तथा छोटा कोण 81 डिग्री होगा। चलिए, तो ये था पॉइंट नंबर 2। अब करते हैं इसका पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। मतलब 7 तो उसने बल्ले खरीदे और 6 गेंद खरीदी। उनका मूल्य कितना था 3800 रुपये। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद और खरीदे, उनका मूल्य था 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करो कि दोनों स्थिति में एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य कितना था। तो स्थिति फर्स्ट तो सामने है कि माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये मान लेते हैं और एक गेंद का मूल्य y रुपये मान लेते हैं। तो पहले में 7 बल्ले थे तो 7x प्लस गेंद की 6 तो 6y बराबर कुल रुपये 3800। तो ये तो होगी हमारी समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण सेकंड कौन सी है कि 3 बल्ले तो 3x प्लस 5 गेंद तो 5y बराबर 1750 रुपये। यह होगी स्थिति सेकंड। तो ये हमारी समीकरण बन गई आसानी से। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से किसी का भी एक का मान निकालना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि समीकरण 2 से देखो, अब हम ये होगी, अब यहाँ से करते हैं कि समीकरण 2 से x का मान निकालने पर
x का मान निकालने पर। तो समीकरण 2 से x का मान क्या आएगा देखो, यहाँ निकाल लेते हैं। तो 3x बराबर 1750 माइनस ये 5y प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 3 नहीं चाहिए, तो ये 3 किस में आ जाएंगे, 1750 माइनस से कितना था, सॉरी 5y था ये ना, 5y था, ये 5y प्लस है इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब माइनस का 5y है तो पूरा है ही, इसके नीचे क्या आ जाएगा, 3 ये मल्टीप्लाई में था, किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो ये वैल्यू हमारी पास आ गई किसकी, x की वैल्यू। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है कि आपने जो भी वैल्यू निकाल दी है वो बची हुई समीकरण में रख दीजिए। तो x की वैल्यू इससे निकाली है, तो इसके अंदर हम x की वैल्यू रख देते हैं। देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 7 की जगह 7 पड़ा है, x की जगह हम रख देते हैं 1750 माइनस 5y बट्टे 3, और इसमें है प्लस का 6y बराबर 3850। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरा। तो 7 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 7 को करेंगे 1750 से मल्टीप्लाई, तो 7 को 0 से किया 0, 7 को 5 से किया 35 असल की 3, 7 को 7 से किया 49, और 49 और 3 असल की 52, 2, तो हाथ पाई कितनी बच गई 5। अब 7 को 1 से किया 7, और 7 और 5 कितने हो गए 12, माइनस 7 को 5 से किया 35 का y, और बचा कितना ये 3, और इधर कितना है 6y बराबर 3800। अब देखिए इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं मान लूंगा 1। अब देखो क्या होगा, अब एलसीएम आ जाएगा इसका, 3 एलसीएम आएगा। तो 3 का 3 का 3 में भाग एक बार, और 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई की, तो ये तो पूरा बच गया इतना कि 12250 और माइनस का 5y। अब बीच में प्लस है तो प्लस। अब 1 का भाग 3 में 3 बार, और 3 को 6 से किया 18y, और बराबर आया 3800। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, फिर इनका क्या कर देंगे वज्र गुणा। अब यदि हम इनका करते हैं वज्र गुणा, तो देखो क्या होगा, तो 12250 माइनस 5y प्लस 18y, ये पूरा तो होगा 1 से मल्टीप्लाई, तो ये तो रह गया पूरा 12250 माइनस का 5y और प्लस 18y, और बराबर ये 3800 होंगे 3 से गुणा, तो 3800 3 से करो, देखो 0 0, 8 को 3 से किया 8 3 24, और हाथ की कितनी 2, 3 3 9 2 11। अब देखो इधर कितना बचा, इधर 18 में से 5 गए, सॉरी 35, ये कितनी 35 है ना, 35, तो माइनस 35 और प्लस 18, माइनस 35 और प्लस 18 कितना बचा, माइनस का 17y, इधर है 11400। अब क्या है, ये जो प्लस का था ये इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 12250, तो माइनस का 17y बराबर देखो 11400 इधर माइनस का है, 12250 प्लस का है, तो हम निकाल लेते हैं। माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस का बचेगा। अब माइनस का कितना बचेगा, देखो 12250 में से 11000 गए तो कितना बचा, 1250, और 1250 में से 400 गए तो 850 बच गए ना, 850, तो माइनस 850। तो देखो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 850 बट्टे माइनस 17, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ भी काट सकते थे माइनस माइनस, ठीक है। देखो 17 का भाग देंगे 850 में, तो कितनी बार जाएगा, 17 पंचो 85 होता है ना, 5 85 में 5 बार और 1 0 50, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 50। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो क्या बोलता है कि जब भी आप जो भी वैल्यू निकाल लेते हो उसको बचे हुए किसी भी मान के अंदर रख देंगे। तो y की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई, तो अब या तो इसमें रख देते हैं और या फिर इसमें। y की जगह कितना रख देना है हमें 50, तो चलो मैं रख देता हूँ इसमें रख देता हूँ। तो लिखेंगे हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो y की जगह तो 3x की जगह 3x प्लस 5, y की जगह में रखना है 50 और बराबर कितना है 1750। तो इधर देखो 3x प्लस
5 को 5 से किया 25 और 0 250 और 17 50। अब इधर हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो 3x बराबर कितना आएगा 1750 से इधर प्लस का इधर आके माइनस का 250। तो आगे लिख लेते हैं इसको भी। देखो तो 3x बराबर कितना बचा 3x बराबर बचेगा 1750 में 250 गए कितना बचा 1500। हमें x चाहिए तो 1500 बट्टा ये 3 गुणा में किस में आ जाएगा भाग में। तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 में 3 का भाग 5 बार और 00। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500 और y की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो x कौन था बल्ला, तो एक बल्ले की वैल्यू 500 रुपए और गेंद थी y, तो y की वैल्यू 50 रुपए होगी। तो हम लिख देंगे आता है एक बल्ले का मूल्य 500 रुपए तथा एक गेंद का मूल्य 50 रुपए होगा। चलिए ये था पॉइंट नंबर 3। अब हम करते हैं अगला पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर जो 4 है इसका जो पर्सन थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोटा छोटा लिख लिया है। यदि आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है तो आप मैं बोल के बता देता हूं। देखो एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इस बात का मतलब देखिए कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कि देखिए ऐसे निर्धारित होता है, मान लीजिए कि आप यदि 5 किलोमीटर तक जाते हो, कितने किलोमीटर तक 5 किलोमीटर तक जाते हो या 10 किलोमीटर तक जाते हो, नियत दूरी एक नियत भाड़े के अतिरिक्त भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब यदि देखो 5 नहीं आप जोड़िए, जैसे 20 किलोमीटर आप जाते हो, ठीक है, तो 5 रुपए तो है निश्चित, 5 रुपए तो लगेंगे चाहे आप कितनी दूर जाओ, ठीक है। और यदि आप उससे ज्यादा जाते हो फिर आप कितना किलोमीटर जाते हो उसका अतिरिक्त भाड़ा उसमें सम्मिलित किया जाता है। देखो आगे क्वेश्चन एकदम समझ में आ जाएगा। अब अगला बोल रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए है। यदि आप कितना चलते हो, इस स्थिति में अगले ने क्या किया, कोई आदमी था उसने 10 किलोमीटर तय की दूरी, उसका किराया कितना हुआ 105 रुपए हो गया 105 रुपए। अब हमें नहीं पता कि नियत भाड़ा कितना था या फिर उसके बाद दूरी चली उसमें कितना भाड़ा था, लेकिन ये बोल रहा है कि 10 किलोमीटर आप गए तो 105 रुपए आपके लगे। यदि आप 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपए। अब यदि आप एक आदमी जो 15 किलोमीटर गया उसने कितना भाड़ा दिया 155 रुपए। तो हमें दो स्थितियां मिल गई, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए और 15 किलोमीटर के 155 रुपए। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। अब हमें एक तो नियत भाड़ा कितना रुपए, एक उसके बाद जो प्रति किलोमीटर भाड़ा लगेगा वो कितना रुपए, वो हमें ज्ञात करना है। देखो, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अब ये तो था पहले का। अब यदि आप 25 किलोमीटर, ये तो आप नियत भाड़ा और कर लिया। अब आप बताओ कि यदि 25 किलोमीटर अगला चलता है तब वो कितना भाड़ा देगा। जिस हिसाब से 10 वाले ने 105 रुपए दिए, 15 किलोमीटर वाले ने 155 रुपए दिए। अब यदि आप याद कर लेते हो तो अब आपको बताना है कि 25 किलोमीटर का कितना लगेगा। तो 25 किलोमीटर का हम बता दें आसानी से, लेकिन पहले नियत और ये ज्ञात तो करें। और ये करने के लिए हमने दो स्थितियां ले ली और हमने मान लिया, माना टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है x रुपए, कि नियत वो कितना रुपए x रुपए तो लेगा ही लेगा। और प्रत्येक अतिरिक्त प्रति किलोमीटर, उसके बाद प्रति किलोमीटर कितना रुपए लेगा, y रुपए में भाड़ा y रुपए। देखो अब नियत तो उसका है x, ये किराया तो अगला लेगा ही लेगा, ले लिया। उसके बाद प्रति किलोमीटर का कितना है उसका y, और आदमी कितनी दूरी गया होगा 10 किलोमीटर, और कुल रुपए कितने दिए उसने 105। मतलब कि एक निश्चित भाड़ा है, ये तो लगना ही लगना। उसके बाद आप कितना किलोमीटर जाते हो उसको नियत भाड़े प्रति किलोमीटर भाड़े से गुणा कर दो, तब आपने कुल रुपए कितने दिए 105। ठीक है, तो ये तो होगी मेरी समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं दूसरी स्थिति की। तो दूसरी में नियत भाड़ा तो है ही, कितना किलोमीटर चला अगला आदमी 15 किलोमीटर, 15 नियत भाड़ा y, सॉरी प्रति किलोमीटर भाड़ा y, और उसने कुल रुपए कितने दिए होंगे 155 रुपए। ये हो गई हमारे पास स्थिति सेकंड। अब हमें क्या करना है, किसी एक में से x या y का मान निकालो, दूसरी में रख दो, प्रतिस्थापन से क्या करो,
नियत भाड़ा निकाल लो, x तो नियत भाड़ा हो जाएगा और y क्या प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो x और y निकाल लेंगे। और फिर ये स्थिति 25 किलोमीटर वाली वो तो कैसे बन जाएगी कि x प्लस 25y बराबर जितना रुपए होगा उतना आ जाएगा। तो पहले हम ज्ञात कर लेते हैं इससे। तो मैं क्या करता हूं, पहले लिख दो समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, समीकरण 1 से x का मान कितना आएगा, x बराबर 105 माइनस 10y, ठीक है। x बराबर 105 ये था, ये 10y इधर आ गया माइनस, अब ये x का मान हो गया। अब इस समीकरण से निकाला है तो स्टेप 2 क्या कहता है कि जिससे आप समीकरण से निकालते हो उस दूसरी या बची हुई समीकरण में वो मान रख देंगे। तो मैं क्या करूंगा कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x की जगह क्या रखेंगे 105 माइनस 10y, x की जगह रख दिया 105 माइनस 10y और प्लस का कितना है 15y और बराबर हमारे पास कितना है 155। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखो 10y माइनस का और 15y प्लस का, तो 5y बच गया एक तो, ठीक है। और एक 155 इधर है, ये इधर प्लस का, इधर आके 105 माइनस का, तो 5y बराबर कितना आया हमारे पास 155 में से 105 गए, कितने बचे 50, तो y बराबर कितना आ जाएगा 50/5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। 50 में 5 का भाग दे देंगे 10 आ जाएगा। तो देखो ये या का चिन्ह होता है, ये भी लगा लेना चाहिए। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। हमारा तीसरा स्टेप क्या कहता है कि जो भी आपके पास y की वैल्यू आई है उसको बची हुई समीकरण में रख देते हैं। तो मैं क्या करता हूं यहां देखो कि y का मान, अब y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं हम, तो उसमें रख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, दोनों में से किसी समीकरण में रख सकते हैं। तो x प्लस 10, y का मान कितना आया 10 बराबर 105, तो x प्लस 10 गुणा 10 कितना हुआ 100, 100 और 105, तो x बराबर कितना आ जाएगा 105 माइनस 100, तो x बराबर हमारे पास आ गया 5। x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई 10। मतलब कि टैक्स का नियत भाड़ा 5 रुपए तो कम से कम लगना ही लगना, ये तो नियत भाड़ा है। उसके बाद आप कितना किलोमीटर चलते हो उसका 10 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से रुपया लगता है। तो प्रति किलोमीटर कितना आ गया 10 रुपए और 5 रुपए भाई निश्चित है, 5 रुपए तो नियत भाड़ा है, आपको ये 5 रुपए तो पहले दे देना है। उसके बाद आप कितना किलोमीटर चलते हो उसको 10 से गुणा कर दो। तो ये भाड़े वाली स्थिति अब समझ आई होगी अच्छे से कि 5 रुपए तो आपको देना ही देना है, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है कि आप कितना किलोमीटर गए, कोई मायने नहीं रखता। 5 रुपए हो गए, उसके बाद आप कितना किलोमीटर चलते हो उसको 10 से गुणा करके और 5 मिलाओ और दे दो अगले को। ये था वहां का सिस्टम। तो देखो अब तो ये हो गया एक्स वाई। अब ये बोल रहा है कि अगला 25 किलोमीटर जाए, तो 25 किलोमीटर जाए तो क्या करेगा, 5 रुपए तो उसके निश्चित हो गए 5 रुपए। अब 25 किलोमीटर का कितना रुपए, तो 25 प्रति किलोमीटर कितना है 10 रुपए, 1 किलोमीटर का 10 रुपए है, तो 25 का कितना हुआ, 25 को 10 से गुणा कर दो और ये 5 रुपए नियत है ही, तो 25 को 10 से गुणा करके 5 रुपए और दे दो। तो अब हम क्या लिखेंगे कि 25 किलोमीटर के लिए किराया या फिर भाड़ा, एक ही बात है, किराया या फिर भाड़ा। तो 25 किलोमीटर के लिए किराया भाड़ा क्या होगा कि ये तो x नियत और 25 ये y, क्योंकि नियत भाड़ा कितना था प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए, नियत x है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 और ये 25, y की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना हुआ 5 प्लस 25 को 10 से किया 250, तो रुपए कितने आ गए 255 रुपए। तो ये था, एक तो हमें ज्ञात करना था नियत भाड़ा, एक प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो नियत भाड़ा तो 5 रुपए, प्रति किलोमीटर 10 रुपए। अब बोल रहा है 25 किलोमीटर के लिए कितना देना होगा, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना देना होगा 255 रुपए। तो अब हम लिख देते हैं अतः नियत भाड़ा होगा 5 रुपए, अतः नियत भाड़ा 5 रुपए तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपए होगा।
ठीक है, और तथा 25 किलोमीटर के लिए उस व्यक्ति को 255 रुपये देना होगा। ठीक है, 25 किलोमीटर के कितना रुपये देना होगा? 255। तो ये था पॉइंट नंबर 4। अब हम करते हैं अगला पॉइंट नंबर 5। तो 5वां पॉइंट है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में यहाँ हर नाम और होगा, हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करो। देखो, अब पहली बात तो भिन्न क्या होती है? भिन्न, और इंग्लिश में जिसे बोलते हैं हम फ्रैक्शन, है ना। भिन्न या फ्रैक्शन क्या होती है? जैसे 2/6, 4/8, 5/9, ये जो भी बट्टे की जो संख्या होती है ना, इसे बोलते हैं भिन्न। और इसमें जो ऊपर का होता है, ऊपर का 2, 4, 5, ये तो होता है अंश, और जो नीचे की संख्या होती है 6, 8, 9, ये होता है हर। तो समझ में आ गया होगा पहली बात तो कि भिन्न क्या होती है। अब देखो, अब हम मान लेते हैं कि अब बोल रहा है कि भिन्न ज्ञात करनी है हमें, तो हमने माना अंश x है, माना भिन्न का अंश x है, मतलब ऊपर वाला x है और नीचे वाला हर y है, तो भिन्न क्या हुई फिर x/y, भिन्न होगी x/y। अब स्थिति फर्स्ट में क्या बोल रहा है ये कि अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। देखो, ये इसकी भिन्न है x और y, ये क्या बोल रहा है कि दोनों में 2 जोड़ दो आप, तब ये भिन्न है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/11 हो गई। तो स्थिति सेकंड क्या है? तो भिन्न तो यही है x/y। अब ये बोल रहा है कि दोनों में 3 जोड़ दो, तो ऊपर भी 3 और नीचे भी 3, तब भिन्न की वैल्यू कितनी हो जाती है? 5/6। अब इन दोनों स्थितियों से हम क्या बना लेंगे? 2 समीकरण, और उन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो देखो, पहले यहाँ क्या करेंगे? तिरछा गुणा, या जिसे बोलते हैं वज्र गुणा करने पर, तो लिखना पड़ेगा वज्र गुणा करने पर। पहले समीकरण बनाते हैं, तो देखो क्या होगा। तो ये x+2 ये तो होगा 11 से गुणा, और y+2 ये होगा 9 से गुणा। तो इनको सीधा गुणा करते हैं। पहले तो 11x + 11 को 2 से किया 22 बराबर 9 को 2y से किया 9y, और 9 को 2 से किया 18। अब क्या करते हैं? x y को एक साइड कर लेते हैं, और ये जो बाकी है उनको एक साइड कर लेते हैं। देखो क्या होगा, x - 9y बराबर कितना हुआ? 18 माइनस ये 22, इधर प्लस का इधर आके माइनस का, तो बचा क्या? 11x - 9y बराबर 18 में से -22, तो माइनस का बढ़ा है तो -4। ये होगी समीकरण नंबर 1। देखो, इससे भी ज्ञात करते हैं हम समीकरण दूसरी समीकरण। तो ये क्या होगा? इसमें भी वज्र गुणा करने पर यहाँ लिख देंगे, वज्र गुणा करने पर। देखो, अब यदि हम इनको वज्र गुणा करते हैं तो क्या होगा? x + 3 ये तो होगा 6 से गुणा, और y + 3 होगा 5 से गुणा। देखो, 6x + 6 को 3 से किया 18 बराबर 5 को y से किया 5y, और प्लस इधर का हो गया 15। अब इन दोनों को भी अपनी एक साइड कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा? 6x - 5y बराबर, यदि मैं बात करूं तो 15 इधर है, ये माइनस का आ जाएगा 18। तो क्या हुआ? 6x - 5y बराबर -3। ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 2। तो दोनों समीकरण हो गई। अब इन दोनों समीकरणों में से या x या y का मान निकालना है, दूसरी के अंदर रख के हमें प्रतिस्थापन विधि लगानी है कुल मिला के। तो प्रतिस्थापन विधि की हम क्या करते हैं? दूसरे समीकरण में से निकालते हैं। चलिए, तो किसका मान निकालें? समीकरण 2 से। देखो, समीकरण 2 से मैं यदि निकालूं, y का मान निकालता हूं मैं, नहीं x का मान निकालते हैं। चलिए, समीकरण 2 से x का मान निकालने पर देखो भाई, समीकरण 2 से x का मान कैसे निकलेगा कि क्या है? 6x बराबर, ये जो प्लस का है, सॉरी माइनस का 5y है, ये इधर आके प्लस का 5y हो जाएगा। और ये जो -3 पहले से पड़ा है इधर, इसको लिख देते हैं -3। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5y - 3 और बटा 6 गुणा में किस में आ जाएगा? बाद में। ये आ गई x की वैल्यू।
अब हमें क्या करना है, जो x की वैल्यू है इस समीकरण से निकाली है तो हमने पहले के अंदर रखनी है। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो अब हम रखते हैं, तो 11 की जगह तो 11, x की जगह में क्या रखना है 5y माइनस 3/6 और माइनस का पहले से कितना है 9y बराबर माइनस का 4। अब देखो, अब हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 11 को 5 से किया 55, 55, 11 5 55 होता है ना, माइनस 55y माइनस 11 को 3 से किया 33 और नीचे 6 है माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। अब देखो, अब इधर क्या होगा, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 मानना पड़ेगा और हमें पहले इसको एलसीएम लेके सोल्व करना है, क्योंकि इधर 2 पद रह गए, तो 2 पद रह गए तो एलसीएम कितना आएगा इसका 6, 6 का 6 में भाग 1 बार और 1 से ये ऊपर वाला ये जो वैल्यू है ये तो रहेगी वापस 1 से गुणा किया तो 55y माइनस 33 रह गई और ये देखो ठीक है, माइनस तो बीच में माइनस। अब 1 का भाग देंगे 6 में कितनी बार जाएगा 6 बार। अब 6 बार यदि भाग गया तो 6 को 9 से किया 9 6 54 होता है, 54y हो जाएगा ठीक है, और इधर कितना बचेगा बराबर का माइनस से 4। अब देखो इधर भी कुछ नहीं है तो इनको क्या करना पड़ेगा वज्र गुणा, इनको वज्र गुणा करना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो देखो पहले ऊपर वाली संख्या तो लिखते हैं, ये पूरी जो संख्या है ये संख्या ये कितनी है 55y प्लस का माइनस का 33 और माइनस का 54y, तो 55y प्लस है माइनस 54y, तो 1y बचा y माइनस 33 और बचा कितना नीचे 6 और बराबर इधर कितना बचा माइनस का 4। अब इसके नीचे 1 मान के इसको क्या कर देते हैं वज्र गुणा, तो y बराबर कितना आएगा y माइनस 33, ये तो होगा 1 से गुणा और ये कितना हो जाएगा माइनस का 6 को 4 से किया कितना हुआ 24। अब देखो तो y बराबर कितना आएगा माइनस 24, ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का, तो प्लस 33 और माइनस 24, तो 33 में से 24 गए कितना बचा 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब आपको क्या करना है कि y की वैल्यू है ये हम लेके या तो समीकरण 2 में रख देंगे या समीकरण 1 में, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं देखो, हम लिखते हैं कि y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, चलो 2 में रखने पर देखो 6x की जगह 6x माइनस 5, y की जगह आपको क्या रखना है 9 और बराबर में क्या है माइनस का 3, तो 6x की जगह 6x माइनस 9 को 5 से किया 45, 9 5 45 और माइनस का 3। अब देखो तो क्या आएगा 6x बराबर ये तो माइनस का 3 है ठीक है, और ये -3 ये प्लस का इधर आके सॉरी ये माइनस का इधर आके प्लस का, तो हमारे पास बचा क्या कि 6x बराबर कितना बच गया प्लस 45 माइनस 3, 45 में से 3 गए कितना बचा 42 42। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है x की वैल्यू, तो x बराबर क्या आएगा 42/6, तो x की वैल्यू 6 से तो 42 तो 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 7 और y की वैल्यू 9। तो हमें निकालनी थी भिन्न x बट्टा y, तो भिन्न क्या हो जाएगी x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9, तो भिन्न क्या होगी अतः भिन्न 7/9 है ना, 7/9 होगी। तो ये था पॉइंट नंबर 5। अब करते हैं इस क्वेश्चन का भी पॉइंट अंतिम पॉइंट नंबर 6 और प्रश्नावली 3.3 का भी अंतिम पॉइंट। पॉइंट नंबर 6 है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद है जो जैकब की आयु है उसकी पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी 5 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी थी 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो तो हमने मान लिया माना जैकब की वर्तमान आयु है x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु है y वर्ष,
तो स्थिति फर्स्ट में क्या बोल रखा था उसने कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले तो बात करें कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी होगी। वर्तमान x है, जैसे अब मैं बोलूं मेरी वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, तो आप बोलोगे 25। तो कैसे हुआ, वर्तमान के अंदर 5 ऐड कर दिए। तो ऐसे ही वर्तमान x थी, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, x + 5 जेकब की, और पुत्र की y + 5। ऐसे यदि बात करें 5 वर्ष पूर्व है, जैसे मैं बोलूं मेरी वर्तमान 20 है, 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, तो आप बोलोगे 15। तो कैसे हुआ, 20 में से 5 माइनस कर लिए, तो ऐसे ही x - 5 और y - 5। ये तो होगी स्थिति 1 और 2। अब इसकी अकॉर्डिंग हमें क्या बनानी है, ये तो शर्तें हैं, इनकी शर्तों के अकॉर्डिंग हमें समीकरण बनानी। तो समीकरण कैसे बनेगी, देखो मैं मान लेता हूँ कि x + 5 बराबर है y + 5। तो बराबर तो है नहीं, आप बोलोगे कि सर इसने तो ये बोल रखा है कि जेकब की आयु उसकी 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुना है कैसे, ये कंडीशन आ गई 45-15 वाली, जैसे एक की 45 और दूसरे की 15। अब मैं बोल रहा हूँ ये दोनों बराबर है, तो 45 और 15 तो बराबर हो ही नहीं सकते। ये बराबर कैसे होंगे, या तो मैं इसमें 3 का भाग दे दूं, तो देखो कितना हो जाएगा 15, या फिर मैं क्या करूं, इसको 3 से गुणा कर दूं, तो 45 बराबर 15 गुणा 3। अब हो गया 45 और 45 बराबर। तो मतलब या तो इसको 3 से गुणा करो या फिर इसमें 3 का भाग दो। तो 3 गुणा का मतलब यही हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, इसको 3 से गुणा कर देते हैं। अब ये आयु क्या है, दोनों आपस में बराबर। तो अब समीकरण बन जाएगी यहाँ से। तो देखो क्या होगा, x + 5 बराबर 3y और + 15। तो x - 3y बराबर कितना बचेगा, 15 - 5। ये 5 प्लस का था, इधर आके माइनस का। तो x - 3y बराबर कितना बचा, 10। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 1। अब बात करें दूसरी स्थिति में, देखो दूसरी स्थिति में क्या होगा कि x - 5 बराबर हो जाएगा y - 5। तो ये बराबर है, बोलो बराबर तो नहीं है। कितना गुना है, 7 गुना। तो या तो इसमें 7 का भाग दे दो या फिर इसको 7 से गुणा। अब चलो हल कर लेते हैं। 7y, 7 को 5 से किया माइनस का 35। तो x - y बराबर, सॉरी x - y नहीं, ये -7y इधर आ जाएगा, 7y, और ये -35 है, और ये इधर आगे हो गया +5। तो x - 7y बराबर कितना बचा, -30। तो ये हो गई समीकरण नंबर 2। तो समीकरण बन गई। अब इसमें लगाते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो हम लिखते हैं, पहले इस समीकरण का मान निकाल लेते हैं। इसमें से देखो मैं लिखूंगा समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, देखो समीकरण 1 से x का मान निकालो, तो x का मान क्या आ जाएगा, 10 + 3y। x का मान कितना आया, 10 + 3y। ये 10 पहले से था, ये -3y इधर आके +3y। अब क्या करते हैं, इस समीकरण से मान निकाल लिया, इसमें रख देते हैं। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो x की जगह में क्या रखना है, 10 + 3y, माइनस का पहले से कितना है 7y, और बराबर है माइनस का 30। तो देखो 3y + 7y माइनस, तो माइनस का कितना बचा 4y, और इधर -3 पहले से है, और ये माइनस का 10 और आ गया, तो -4y बराबर माइनस का 40। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना बचेगा 40/4। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 40/4 मतलब कि 10। अब y का मान कर लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो अब x की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू चाहे तो इस समीकरण में रख देंगे और चाहे इस समीकरण में। तो y की वैल्यू मैं रख देता हूँ समीकरण 1 में। तो मैं क्या लिखूंगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, x की जगह तो x -3, y का मान कितना आया 10, तो समीकरण 1 में y की जगह रख देते हैं 10, और बराबर में कितना है 10। तो x 10 को 3 से किया 30, बराबर कितना है 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखो बराबर में 10, ये माइनस का इधर आके प्लस का, तो x बराबर कितना आया 40। तो x क्या था, x थी जेकब की वर्तमान आयु, तो x की वैल्यू 40, मतलब जेकब की वर्तमान आयु तो 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु y आ गया 10, मतलब पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष। तो हम लिख देंगे अतः
जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु तो कितनी होगी 40 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष होगी। तो ये था पॉइंट नंबर 6 और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली है 3.3 वो भी पूरी होती है, जिसके हमने 2 वीडियो देख लिए हैं। ठीक है, अब देखो, तो ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन के बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर NCERT 10th क्लास का पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और स्कूल ग्रुप में भी शेयर करना, जिससे उनको भी मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।